नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। तो स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई किन बातों का उल्लेख करेगी, क्या फाइंडिंग है, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस पर आज की ये बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है और आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट रखने वाली है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अंकित। जी बिल्कुल अखिलेश, मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और मामले की सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कोर्ट के सामने एक अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखी है, क्योंकि आज की जो सुनवाई होनी है उसमें सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देनी है और पश्चिम बंगाल सरकार को भी देनी है। तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट रखी है और उन्होंने सबसे पहले जिक्र किस बात का किया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टरों से अपील की थी कि उनको सुरक्षा दी जाएगी और वो काम पर वापस लौटे, लेकिन अब तक डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कपिल सिब्बल की स्टेटस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट, पहला जो पॉइंट है वो यही है कि डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, जिसके चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और कई मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत तक हो गई है। कपिल सिब्बल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चलिए इसकी बजाय फिलहाल हम देखते हैं कि जांच की क्या स्थिति है, क्योंकि कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण यही है ना कि इस मामले में जो जांच है वो कहां तक पहुंची, क्योंकि कोलकाता पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आ चुकी थी पिछली सुनवाई के दौरान। तो आज कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मामले में अब हम देखते हैं कि जांच की स्थिति कहां तक पहुंची है और अब कोर्ट जो है जांच, जो जज हैं वो जांच की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। जो सीबीआई ने और जो कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उन्होंने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी है उसको जो है पढ़ा जा रहा है। हालांकि फिर दोहरा रहा हूं, ये सील्ड कवर में रिपोर्ट आई थी, लिहाजा ओपन कोर्ट में इस तरीके से जो है सिर्फ जज पढ़ रहे हैं। वो अभी उसमें क्या लिखा है किसी को ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन मुमकिन है जब सुनवाई आगे बढ़ेगी तो इस मामले में जजों की तरफ से जो टिप्पणियां की जाएं उससे स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहा गया उस बात का एक अंदाजा मिल सकता है, जैसा पिछली बार मिला था। क्योंकि पिछली बार भी कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया था कोलकाता पुलिस को, और अब जो है जो सीबीआई से कहा है कि पहले चलिए हम आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखते हैं। यानी कि ये क्लियर हो गया है कि जो पहले अभी जजेस जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की है उसको पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो रिपोर्ट एक तरह से ये अब तक जांच कहां पहुंची है। ये बड़ी जानकारी अंकित आप दे रहे हैं अपने दर्शकों को, हम बता दें, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, स्टेटस रिपोर्ट, उसे पढ़ रहे हैं। यानी उसमें क्या जानकारियां दी गई हैं, अब तक सीबीआई की क्या फाइंडिंग है, अब तक की तहकीकात में क्या बातें निकलकर सामने आई है, पूरी मुकम्मल जानकारी इस स्टेटस रिपोर्ट के जरिए दी गई है, अदालत के सामने रखा गया है और अब जज उसी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। अंकित। जी बिल्कुल अखिलेश, और ये रिपोर्ट इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जो है पश्चिम बंगाल सरकार हो या फिर जो आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पर हैं, उनकी तरफ से भी पिछले कुछ वक्त से मांग की जाने लगी है कि जो सीबीआई की जांच में अब तक क्या निकल के आया है वो जो है तथ्य भी जनता के सामने आने चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार लगातार क्या कहती रही है, शुरुआत से वो ये कहती रही है कि कोलकाता पुलिस की जांच में कहीं कोई कमी नहीं थी और हमने जो आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, लिहाजा हम सीबीआई को कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई ने जो 1.5 हफ्ते पहले सुनवाई हुई थी उस दौरान भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी थी और उस जांच रिपोर्ट में कई सारे ऐसे तथ्य थे जो पश्चिम बंगाल सरकार और जो खास तौर पर जो कोलकाता पुलिस थी उसकी प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। और इसी वजह से आज जब एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई है तो वहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीबीआई की वो स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि उससे जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है ये जो कोर्ट को एक जानकारी मिलेगी। और इसी वजह से, और ये रिपोर्ट जैसी जानकारी मिल रही है कि कई पन्नों की है, लिहाजा पढ़ने में 2 से 4 मिनट का या 5 मिनट तक का वक्त लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी अखिलेश, अगर हम पिछला अनुभव के आधार पर बात करें तो मुमकिन है जजों की तरफ से कोलकाता पुलिस की जांच में कहां पर कमी रह गई थी, सीबीआई को जब केस ट्रांसफर हुआ तो क्या वाकई में सबूत थे, नहीं थे, या किस तरीके के घटनास्थल पर छेड़छाड़ हुई थी, ये तमाम चीजें मुमकिन है कि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी करते हुए बताया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए, इस वक्त के लिए अपडेट ये है कि कोर्ट की तरफ से करीबन 2 से 3 मिनट का वक्त हो गया है। ये रिपोर्ट जो सीबीआई ने सील कवर में दी थी उसको पढ़ा जा रहा है। जी
अंकित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। तो अपने दर्शकों को बता दें, अभी की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर कोलकाता मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से। इसका मतलब यह हुआ कि जो अब तक की जांच हुई है सीबीआई की, उसके बारे में वहां अदालत को जानकारी दी गई है सीलबंद लिफाफे में, यानी ये गोपनीय जानकारी अभी रखी जाएगी, सिर्फ जज पढ़ रहे हैं। जज ये देख रहे हैं कि अब तक की जांच में क्या बातें सामने आई हैं, जो तहकीकात आगे बढ़ी है, किधर की ओर जा रही है, उसमें क्या इशारा है, पूरी तथ्यों के साथ जानकारी वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। तो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट अभी जज पढ़ रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो कुछ सवाल पूछें, वहां पर कुछ टिप्पणियां की जाएं, जैसा कि पिछली सुनवाई में भी अंकित हमने देखा था। हो सकता है कि कुछ सवाल पूछे जाएं, जिससे हम लोगों को भी एक अंदाजा मिलेगा कि अब तक की जांच में क्या बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल अखिलेश, और पिछली सुनवाई के दौरान जब अगर हम सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद में ही कोर्ट के सामने तथ्य आए थे कि किस तरीके से कोलकाता पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती है। जो मृतका का शव था वो कई घंटे तक उसी जो है सेमिनार हॉल में जो वहां पर पड़ा रहा, और जो जांच अधिकारी आते हैं वो उसको देख करके ये भी नहीं है कि उसको बॉडी को वहां से हटवाते हैं। उसके अलावा जब बॉडी को वहां से हटवा भी दिया जाता है, उसके बाद भी जो क्राइम सीन था उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, यानी कि उसको सील नहीं किया जाता है। तो कोलकाता पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एक के बाद एक सवाल उठाए थे, और अखिलेश हमको भूलना नहीं होगा, कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से टिप्पणी आई थी कि पिछले 30 साल के अपने करियर में हमने ऐसा नहीं देखा कि जहां पर पुलिस ने इतनी ढिलाई से जांच की हो। और यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है कोलकाता पुलिस की जांच को लेकर के। लेकिन इस वक्त के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस वक्त के लिए महत्वपूर्ण यह है कि करीबन 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के दौरान अभी भी वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। लेकिन इस सबके बीच में एक सवाल पूछा गया है, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उन्होंने पूछा है कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है, यानी कि जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उनके घर और कॉलेज में कितनी दूरी है। अब सॉलिसिटर जनरल यानी कि जो सीबीआई के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा? लगभग 15 से 20 मिनट की। अखिलेश, इससे एक अंदाजा लग रहा है कि सीबीआई की इस रिपोर्ट में जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उनको लेकर के भी जानकारियां दी गई हैं कि उनसे जो पूछताछ की गई, उनके जो टेस्ट हुए हैं उसमें क्या आया है, और अभी जो है सीबीआई की इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से जो कोर्ट का अब तक इस मामले में पहला सवाल वो यही है कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है। जवाब मिला 15 से 20 मिनट। जी अंकित, मैं आपके पास लौटूंगा, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा दर्शकों तक वो सूचना पहुंचाएंगे। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज की शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि सुओ मोटो एक्शन लिया था देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और अब तक अदालत का रुख बहुत ही सख्त इस मामले में नजर आ रहा है। और अब सीबीआई दरअसल इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट अभी जो उसने पेश की अदालत में, उसे जज पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान के साथ। और इस दरमियान प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है वाला सवाल पूछा गया सीजेआई की तरफ से, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी। इसका मतलब यह हुआ, जो ये सवाल जवाब है, इसका मतलब यह हुआ कि जो संदीप घोष वहां के प्रिंसिपल थे उनसे संबंधित सूचनाएं भी इस स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है। इसका मतलब तो अंकित यही निकाला जाए ना। जी अखिलेश, बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने हैं, मुख्य आरोपी को लेकर भी, उसके अलावा जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे संदीप घोष जिनका भी आपने जिक्र किया, उसके अलावा जो 6 डॉक्टर्स थे जिनका जो है टेस्ट करवाया गया था, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया था, उन तमाम लोगों का जो है इस मामले में क्या क्या रोल रहा है। सीबीआई ने संभवतः अपनी रिपोर्ट में उस सिलसिलेवार तौर पर सबके रोल को डिफाइन किया है। लेकिन जो सबसे पहला सवाल है जो कोर्ट की तरफ से आया है वो यही इशारा कर रहा है कि तत्कालीन प्रिंसिपल, उनके ऊपर जो है क्यों सवाल उठना शुरू हुआ था पिछली सुनवाई के दौरान ही, क्योंकि वहां पर जो है उन्होंने क्या कहा था, पुलिस को जो कॉल किया गया अननेचुरल डेथ की बात कही गई। पहले कहा गया कि सुसाइड, और उसके बाद में जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया वो अननेचुरल डेथ का, यानी कि जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने पुलिस को कॉल करके बता दिया कि ये सुसाइड है, जबकि जो बॉडी वहां पर थी, मृतका का जो पार्थिव शरीर था, वो शत विशत हालत में किस तरीके से वो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी कि इस तरीके से नहीं वायरल होनी चाहिए, तस्वीरें नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए। उन जो है वो जो तस्वीरें वायरल हुई थी उस दौरान ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे कि मृतका इस हालत में वहां पर जो है उसकी बॉडी थी, और उसके बावजूद प्रिंसिपल ने क्या कह दिया
सुसाइड का केस है, देख लीजिए आकर के। तो प्रिंसिपल के रोल को लेकर भी सवाल जो खड़े होने शुरू हुए थे और इसी वजह से अभी जो सुनवाई शुरू हुई है, करीबन जो है 10 मिनट की सुनवाई, सबसे पहला सवाल कोर्ट का प्रिंसिपल को लेकर ही है कि प्रिंसिपल, जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनका घर और आरजी कर अस्पताल की दूरी कितनी है? जवाब है 15 से 20 मिनट। जी अंकित, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत ही अहम जानकारियां अदालत से आप दे रहे हैं। दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, अभी की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता मामले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आज स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है। यानी सीबीआई अपनी तरफ से ये बता रही है, स्टेटस रिपोर्ट में पूरी जानकारी सीबीआई की तरफ से दी गई है कि अब तक की जांच में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। जो जज हैं वो इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो कुछ सवाल जवाब वहां पर करेंगे, जिससे हम लोगों को थोड़ा अंदाजा मिल रहा है कि आखिर अदालत में अभी क्या चल रहा है। जैसे एक प्रमुख जो सवाल पूछा गया था उसमें सीजेआई ने पूछा कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है, जिसका जवाब दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी। यानी ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है और तहकीकात में इसकी कहीं ना कहीं कुछ भूमिका रही होगी, तभी ये जानकारी स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है, जिसके बारे में अभी जज ने एक सवाल भी पूछा है। फिलहाल ये पूरी जानकारी ली जा रही है। एक बात और अंकित बताइए कि ये तो सीबीआई वाली स्टेटस रिपोर्ट की बात हुई, और क्या जानकारियां आज अदालत में रखी जा रही हैं? को रिपोर्ट आनी है, पहली सीबीआई की और दूसरी आनी है पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की। तो दोनों रिपोर्ट आ गई हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब अपनी रिपोर्ट के आधार पर बातें रखनी शुरू की तो कोर्ट ने उनसे यही कहा कि चलिए आप बातें हैं वो तो हम सुनेंगे, पहले देखते हैं कि जांच कहां तक पहुंची या इस केस में जो है तथ्य क्या है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले सीबीआई की रिपोर्ट ली गई है। क्यों? जो सीबीआई की जो सीलबंद रिपोर्ट थी उसमें इस केस में जो तथ्य क्या है और जांच कहां तक पहुंची है उस बात का जिक्र किया गया है। और जैसी जानकारी अब तक निकल के सामने आई है कि शुरुआती करीबन 10 मिनट की सुनवाई के दौरान कोर्ट विस्तार से एक एक पॉइंट को देख रही है, क्योंकि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में जो सीबीआई को जांच मिले हुए करीबन 3 हफ्ते का वक्त हो चुका है। तो अब तक जांच कहां तक पहुंची है यह महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से जब कोर्ट ने जो सुनवाई शुरू की, सबसे पहले यही कहा कि लाइए हम सीबीआई की जांच रिपोर्ट देखते हैं, सीबीआई की जांच रिपोर्ट में क्या है। और उस सब के बीच में जो अब तक जो है जो जानकारी निकल के सामने आई है, सहयोगी निदेशक जो कोर्ट की सुनवाई नजर बनाए हुए हैं, उनके हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आई है, मुख्य न्यायाधीश का जो पहला सवाल है वो इसी बात की ओर इंगित करता है कि तत्कालीन प्रिंसिपल जो संदीप घोष थे उनके रोल का सीबीआई ने अपने शुरुआती पैराग्राफ में कहीं ना कहीं जिक्र किया है। इसी वजह से जो पहला सवाल था वो संदीप घोष को लेकर ही था कि आखिर उनका घर घटना स्थल यानी कि आरजी के अस्पताल से कितनी दूरी पर है। अखिलेश, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी समझना होगा। ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रिंसिपल की तरफ ही इन्फॉर्म किया गया और वो भी घटना के कुछ देरी बाद, यानी कि ऐसा नहीं है कि घटना के बारे में जैसी जानकारी मिली उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, उसके कुछ देरी बाद ही इन्फॉर्म किया गया पुलिस को। और इन्फॉर्म क्या किया गया? केस ऑफ सुसाइड, यानी कि आत्महत्या कर ली है। अखिलेश, अब आप खुद सोचिए, सवाल इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मृतका का शव था वो शत हालत में, उसकी जो है जो हालत थी वो अपने आप में कहीं से सुसाइड का केस नहीं लग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सुसाइड का केस है। और इसी वजह से प्रिंसिपल का रोल सवालों के घेरे में और सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल। जी अंकित, तो एक तरफ तो यहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, इस पर मैं आगे आपसे अपडेट लेता रहूंगा, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी हो जाता है। मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई है वहां से। मनोज्ञा, भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही हो, देश की सबसे बड़ी अदालत की नजर हो इस पूरे मामले में, लेकिन अभी भी वहां के डॉक्टर जो हैं, खासतौर पर जूनियर डॉक्टर, वो बहुत नाराज हैं। उनके अंदर सरकार भरोसा बहाली नहीं कर पाई है। आज भी आप बता रही थी कि वहां पर ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, रात को प्रदर्शन होगा, दोपहर में प्रदर्शन होगा, लेकिन उसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आज खुद सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि 23 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इसलिए क्योंकि कई अधिकतर इलाकों में, अधिकतर अस्पतालों में डॉक्टर्स अभी तक वापस काम पर नहीं आए हैं। जब तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आएंगे, वापस काम पर नहीं आएंगे, तब तक ये वाकया, ये पूरा सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर जब तक अस्पताल में या फिर डॉक्टरों को ये भरोसा नहीं हो जाता है कि वो अस्पताल में जब काम करने आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्म क्षेत्र में, तो वो सुरक्षित हैं, तब तक वो भी वापस ड्यूटी पर नहीं आना चाहते हैं। और उसी की वानगी है कि ये है आरजी कर अस्पताल में, जहाँ पर जस्टिस आर राइट्स, और ये पूरी तरह से आपको जहाँ तक दिख जाएगा यहाँ पर आपको यही नज़र आएगा कि वी वांट जस्टिस। उसके साथ हर तरह की प्रतिक्रिया आरजी कर अस्पताल से, क्योंकि यही एपी सेंटर है, यही वो जगह है जहाँ से पूरी तरह से शुरुआत हुई है इस पूरे घटनाक्रम की।
यही वो जगह है जो उसकी पुष्टि करता है कि राज्य सरकार पर किस तरह से इस समय डॉक्टरों को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि इस अस्पताल में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और जब तक वो हैं तब तक कम से कम डॉक्टर्स आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स अभी भी वापस ड्यूटी पर नहीं आए हैं और यही वजह है कि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जिन सामान्य लोगों की जो अस्पताल में आ रहे हैं, जिन्हें इमीडिएट इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी हो रखी है, क्योंकि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स अभी नहीं वापस आए हैं ड्यूटी पर, तो उनकी मौत हो रही है। ये राज्य सरकार का पर्सपेक्टिव है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा है कि अगर आप कोई दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं तो सीबीआई से क्यों छुपा रहे हैं। ये सीबीआई के वकील का कहना है। राज्य सरकार के वकील को, कपिल सिब्बल को सीधे से पूछा गया कि क्या आपने इसको भेजा है, अभी हमें सर्व किया गया है ये नोटिस? अगर नहीं किया गया है तो फिर आप हमसे भी बातें क्यों छुपा रहे हैं? और इसके साथ एक सेंटेंस और बोला ये कहते हुए कि जैसे आप पहले से छुपाते आ रहे हैं। तो ये एक तरह से जहां सीबीआई वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताना होगा कि आने वाले दिनों में डॉक्टर्स वापस कब आएंगे ड्यूटी पर। आम जनता का भी ये सवाल हो जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर्स जब तक ये भरोसा न कर लें कि वो अपने ही अस्पताल में काम करने आ रहे हैं, वहाँ सुरक्षित है, तब तक वो भी कैसे आएंगे। ठीक है मनोज्ञा, मैं आपके पास भी लौटूंगा दोबारा, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक की सुनवाई में क्या हुआ है जरा ये भी जान लेते हैं। मेरे साथ अंकित गुप्ता लगातार सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। कोई नई जानकारी अगर मिल रही हो अंकित? अखिलेश, करीबन 15 मिनट हो गए सुनवाई को और पिछले 15 मिनट में से 12 मिनट ऐसे हैं जहां पर वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि रिपोर्ट ऐसा नहीं है 1-2 पन्ने की है, बल्कि जो कई पन्ने हैं उसमें। और अभी जो है अभी यानी कि 12 से 13 मिनट हो गए हैं जब जजेस वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई ने अब तक की अपनी जांच में क्या कुछ पाया है। क्योंकि जो पिछली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के रोल को लेकर के सीबीआई ने बातें कही थी, लेकिन उसके बाद में आरोपी से जो जांच में क्या निकला है, उससे पूछताछ में क्या निकला है, उनका जो है जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुए थे, उसके अलावा संदीप घोष को लेकर के जो है सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, जो सहयोगी और जो अन्य डॉक्टर थे जिनको आरोपी बनाया गया, उनका जो है क्या रोल है। तो ऐसे तमाम तथ्य हैं जो कि सीबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से दिए हैं, लेकिन क्योंकि सील्ड बंद लिफाफे में है, लिहाजा जो वकील हैं वो कोर्ट को नहीं अवगत करवा रहे हैं, बल्कि जो जजेस हैं वो खुद उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। तो अखिलेश, उम्मीद की जा रही है अगले 4 से 5 मिनट मुमकिन है कि अभी कोर्ट की तरफ से फिर से वो रिपोर्ट पढ़ी जाए और उसके बाद में सवाल पूछे जाए। इस सब के बीच में अभी ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सीबीआई के वकील, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट से कहा है, जजेस से कहा है कि देखिए हमने जो रिपोर्ट तो दी है उसके साथ में एक चार्ट संलग्न किया है। उस चार्ट में क्या है, सवाल यह उठता है, क्या उस चार्ट में जो अलग अलग आरोपी हैं उनका रोल डिफाइन किया गया है, उनके पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या आया है ये बताया गया है, या फिर कितने सबूत है जो मिले थे या नहीं मिले हैं वो बताया गया है। वो अपने आप में चार्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई के वकील ने उस चार्ट का जिक्र किया है कि आप इस चार्ट को भी देखिए। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश सवाल पूछ रहे हैं, जैसी कि जानकारी निकल के सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप हमको 2 बातें क्लियर कीजिए कि किस समय अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर हुआ। यानी कि एक बार फिर से पिछली सुनवाई के दौरान यही सवाल हुआ था कि अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर हुआ, क्योंकि उस दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट से क्या कहा था कि करीबन, जितना मुझे याद आ रहा है कि 1:45-46 का वक्त दिया गया था कि उतने बजे रजिस्टर हुआ। लेकिन जो डायरी एंट्री थी या जो पुलिस अधिकारी जो थाने में पहुंचे हैं उन्होंने 11:30 बजे एंट्री की, तो कुछ कंफ्यूजन था। तो अब कोर्ट यही पूछ रही है कि अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर हुआ। उस पर मैं आगे आऊंगा अंकित, जैसे वहां से कुछ और जानकारी मिलेगी उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में, इस खबर में एक बड़ा पहलू डॉक्टरों का भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, अगर प्रदर्शन करते हैं तो उससे सीधे सीधे मरीज प्रभावित होते हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की थी, आप हड़ताल बंद करिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको संरक्षण देंगे, तमाम बातें कही गई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि देश भर के डॉक्टरों में एक भरोसा बहाली वाली स्थिति बनी थी, हड़ताल वगैरह खत्म भी हुए। लेकिन कोलकाता के जूनियर डॉक्टर अभी भी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। आज भी प्रदर्शन की सूचना वहां से मिल रही है। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में भी आज कुछ बातचीत हो सकती है, कोई टिप्पणी सामने आ सकती है अदालत की? जी बिल्कुल, देखिए वो टिप्पणी तो आ ही सकती है, लेकिन अखिलेश फिर दोहरा रहा हूं कि इसी बात का जिक्र कपिल सिब्बल ने शुरुआत में किया था कि डॉक्टर अभी भी हड़ताल है, लेकिन हड़ताल पर है जिससे मरीजों की जान जा रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा हम इस एस्पेक्ट को गौर करेंगे, लेकिन पहले सीबीआई की रिपोर्ट देखें। अखिलेश, एक अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है? जो कोर्ट ने सवाल पूछा था ना कि अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे दर्ज किया गया, कपिल सिब्बल जो कि कोलकाता पुलिस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि 1:47 पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और उसके अलावा जो अननेचुरल डेथ का जो केस था
2:55 पर हुआ है। यानी कि कपिल सिब्बल अब इस बात का जवाब कोर्ट के सामने रख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जांच कर रही थी कोलकाता पुलिस, लिहाजा कोलकाता पुलिस की तरफ से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अननेचुरल डेथ का केस हमारे पास में जो शुरुआत में जानकारी थी उसके आधार पर दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम में जो तथ्य सामने आए उसके बाद में और जब माता पिता की कंप्लेंट आई, हमने हत्या का और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया। अब सीबीआई के लिए जो पेश हो रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने जो फिर एक बात फिर से कहा है कि हमने आपको एक चार्ज सौंपा है, आप उस पर गौर करिए, वो हम सबकी बेटी थी। यानी कि सीबीआई के वकील क्या बता रहे हैं कि मृतका हम सबकी बेटी थी, समाज की बेटी थी और ऐसे में देश की बेटी थी, और ऐसे में उसकी जांच को लेकर के एक चार्ट पर लगातार जोर दिया जा रहा है। अखिलेश, निश्चित तौर पर यह चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार सीबीआई के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमारी थोड़ा सा ये समझाइए, सरल भाषा में दर्शकों को बता दीजिए, ये चार्ट जो आप कह रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या है? इसमें क्या कुछ खास तरह की जानकारी दी जाती है? क्या है ये? अखिलेश, अभी क्योंकि सील्ड कवर में रिपोर्ट है, कुछ नहीं पता कि उस चार्ट में क्या है, लेकिन जिस तरीके के इससे पहले के अगर मैं केसेस की बात करूं तो अमूमन क्या कहा जाता है जांच एजेंसी की तरफ से, ऐसे चार्ट्स में या तो इस मामले में कितने आरोपी हैं, किसका क्या रोल है और उसकी कब गिरफ्तारी हुई, इस तरीके की जानकारी दी जाती है। दूसरा, किस आरोपी का जो है अगर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है या और कोई टेस्ट हुआ है, जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या आया है, क्या समानता निकली है, एक कंक्लूजन वो दिया जाता है। तो या तीसरी चीज ये हो सकती है कि सीबीआई के हाथ में क्या क्या सबूत निकल के आए हैं और कहां पर छेड़छाड़ हुई थी ये बताया गया हो। तो अभी सिर्फ हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सील्ड कवर में रिपोर्ट है और सील्ड कवर में वो चार्ट है। एक और जो है अपडेट आया है, और वो ये है कि मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे हैं कि वो डायरी एंट्री कौन सी है जो बाद में अननेचुरल डेथ में तब्दील हुई। अब सिब्बल जो है, कपिल सिब्बल जो कोलकाता सरकार के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं, कोलकाता पुलिस के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि डायरी एंट्री नंबर 565, यानी कि कोर्ट ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये जो मामला था अननेचुरल डेथ का कितने बजे जो है रजिस्टर हुआ, और शुरुआत में जो प्रिंसिपल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था सुसाइड, यानी कि सुसाइड के बाद में अननेचुरल डेथ का मामला कब रजिस्टर किया गया। तो कोर्ट अब सिलसिलेवार तौर पर एक बार फिर से शुरुआत से लेकर के अपनी जो है जो सीबीआई की जांच हुई है उस कड़ी में आगे बढ़ रही है। जी ठीक है अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा कोलकाता भी चलते हैं। मनोज्ञा भी लगातार हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, वहां पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं प्रदर्शन की तैयारी में? ये सारी जानकारी तो आप दे रही हैं, अगर सोर्सेस के हवाले आपको भी पता चल पा रहा हो, आज की सुनवाई को लेकर अगर कुछ अपडेट आपके पास हो। देखिए, सुनवाई को लेकर अपडेट ये है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें दो बातें बड़ी साफ हैं कि मुख्य आरोपी संजय रॉय है और उसके अलावा और कौन कौन है इसकी अभी पुष्टि सीबीआई करने के लिए वक्त मांग रही है। दूसरी बड़ी बात ये आ जाती है कि सील बंद लिफाफे में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला लेगा, और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स को जब रिक्वेस्ट कर दी गई है तो उसके बाद ये डॉक्टर्स वापस कब आएंगे, क्योंकि चरमराती हुई व्यवस्था अस्पताल की और मेडिकल व्यवस्था भी हो रही है, वो सिर्फ बंगाल नहीं बाकी कई इलाकों में भी हो रही है। और यही सवाल है, क्योंकि भरोसा, मैं आपको यहाँ पर अगर सूरज दास से कहूँ आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से भी सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या होगा। यही आतुरता है, यही जानकारी लेने की कोशिश है और यही जानने की कोशिश है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के मन में क्या है आज, जहाँ एक और सीबीआई ये दावा कर रही है और ये पूरी तरह से पुष्ट कर देगी कि आखिरकार इस पर कौन कौन इसमें सम्मिलित रहा है, कौन कौन इसमें लोग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट का अगर बहुत महत्वपूर्ण सवाल सुने, जहां पर डॉक्टर संदीप घोष के घर का डिस्टेंस पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? मैं मनोज्ञा आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, सीधे मैं अंकित के पास चलना चाहूंगा। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए यहाँ पर जो है अभी सीबीआई के वकील और कोलकाता पुलिस के वकील में ही मतभेद आ गया है। कैसा मतभेद आया है? क्योंकि कपिल सिब्बल ने क्या बताया कि 2:55 पे पुलिस स्टेशन में वो अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन जो सीबीआई के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनके पास जानकारी है उस हिसाब से 11:30 बजे, रात में 11:30 बजे ये केस दर्ज किया गया है। तो इस तरीके की जानकारी आ रही है। 11:30 बजे का टाइम दिया है, अभी 11:30 बजे जो है सुबह का तो नहीं है, रात का ही है। 11:30 बजे रात में ये जो है दर्ज किया गया। कपिल सिब्बल कह रहे हैं नहीं, मेरे पास में कॉपी है जो ये बताती है कि 2:55 पर, यानी कि 2:55 पे दोपहर में 3 बजे के आसपास दर्ज किया गया। तो अभी सीबीआई के वकील और कोलकाता पुलिस के जो वकील हैं उनमें भी कोर्ट में जो है एक तरीके से मतभेद निकल के आ रहा है।
दोनों लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेज है और उसके मतलब आधार अंकित पर आप कोर्ट को ये कह जानकारी रहे दे हैं रहे कि हैं। कोलकाता लेकिन पुलिस अखिलेश, ये की तरफ से जो जानकारी दी गई उस पर सीबीआई की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि नहीं, जानकारी ये नहीं है, ये है। जी बिल्कुल, और ये बात पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट में आई थी, क्योंकि जब कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान जानकारी आई थी तो कोर्ट ने अपने आप टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभी जो हमारे सामने दस्तावेज हैं वो ये दिखाते हैं कि अननेचुरल डेथ का केस भी रात में 11:30 बजे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। हालांकि उस दौरान कपिल सिब्बल ने क्या कहा था, उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि पुलिस अधिकारी जो आईओ था केस का, वो लगातार पोस्टमार्टम और उसके बाद में जो है जो अंतिम संस्कार हो रहा था मृतका का, वो वहां था। वहां से जब वो वापस लौटा है तब उसने पुलिस स्टेशन में वो केस दर्ज किया है अननेचुरल डेथ का। हालांकि उससे पहले डायरी एंट्री में वो दोपहर में दर्ज कर लिया गया था। तो उस दौरान जो तथ्य सामने आए थे, तो सीबीआई के वकील इसी बात को दोहरा रहे हैं कि रात में 11:30 बजे दर्ज हुआ है, लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं है, मेरे पास भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है जो ये बताते हैं कि 2:55 पर ही अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर हुआ है। तो अब आप अखिलेश ये समझना होगा कि कोर्ट कितना माइन्यूटली, यानी कि कोर्ट एक एक तथ्य को देखना चाह रही है कि आखिर इस मामले में सुसाइड का केस कब बताया गया, जो अननेचुरल डेथ का कब हुआ, जो मर्डर और रेप का केस कब दर्ज हुआ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। इस सब के बीच में कोर्ट लगातार यही समझने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। आप देख रहे हैं किस गहनता के साथ, बारीकी के साथ जो जानकारी दी गई है स्टेटस रिपोर्ट में, उससे संबंधित वहां पर सूचनाएं ली जा रही हैं। जज कई सवाल पूछ रहे हैं वहां पर वकीलों से, ताकि स्टेटस रिपोर्ट में जो बात कही गई है उसको वो वेरीफाई भी कर सकें, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकें। मेरे साथ मनोज्ञा भी कोलकाता से मौजूद है। मनोज्ञा, सवाल एक ये भी है, सीजेआई अगर पूछते हैं कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है, इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? इस सवाल के पीछे क्या छुपा हो सकता है? Yes. इसके सवाल के पीछे यही छुपा है कि आखिरकार प्रिंसिपल को यहाँ आने में कितनी देर लगी और उसके बाद उन्हें छुपाने में कितना समय लगाया। और ये इसलिए बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर उनको आने में 20 मिनट लगा था और वो सुबह आ गए थे, तो उसके बाद 12 बजे तक कई घंटों तक किस बात का इंतजार हो रहा था? राज्य सरकार या फिर यहाँ का प्रशासन, अस्पताल का प्रशासन किस बात को छुपा रही थी, किस बात को नहीं बता रही थी और किस बात को बार बार पर्दे के पीछे ढकने की कोशिश कर रही थी? यही तो सवाल है, यही जनता का सवाल है। इसीलिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है कि अगर राज्य के किसी प्रशासनिक अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर के साथ ही बलात्कार हो जाए, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी सरकार का ही इन्वॉल्व हो, जो कि सिविक वॉलंटियर हो, जो सरकारी इलाके में रहता हो, जो कि सरकारी बटालियन में रहता हो, वहाँ से आता जाता हो, उसे ऐसी जगहों पे एक्सेस हो जहाँ पर किसी को एक्सेस ना हो, सीसीटीवी कैमराज ना हो, लेकिन खर्च अस्पताल में पूरा हो रहा हो। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी सामने निकल कर आए तो आप यकीन मानिए, डॉक्टर संदीप घोष के जिस तरह से मकान बने हुए हैं या फिर उनकी अनियमितता है उनकी आय में और उनके परिवार की आय में, तो अब तो सवाल के घेरे में सभी आएंगे ना। और अगर सबसे पहली बात यह हो जाती है कि जिस समय घटना हुई उसके बाद एफआईआर का टाइम आप ले लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लीजिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट ले लीजिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट ले लीजिए, खुद दोनों में सीबीआई और सरकार के वकील में ही समन्वय नहीं है। रिपोर्ट तो एक ही होगी, समय तो एक ही होगा, फिर उसमें दो सवाल कैसे आ सकते हैं? यही सबसे बड़ी बात है कि अगर 12:55 पे वो कह रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और 1:47 पर उसको डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ये तो आप 50 मिनट का समय मान लीजिए कि करीब 50-55 मिनट के समय में ये सरकार ने फैसला लिया, यहाँ के अस्पताल ने फैसला लिया। तो वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठ जाता है ना कि अगर इतना समय लगा क्यों, और जब फ़ोन करके बताया जा रहा है तो फिर उसको सुसाइड क्यों बताया जा रहा है? जिस स्थिति में शरीर मिला है, जिस स्थिति में शव मिला है, उस स्थिति में तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये सुसाइड है। तो फिर ये बार बार सुसाइड की तस्वीर क्यों पेंट की जा रही? यही तो मतलब पेच ही पेच है। अब ये जो गुत्थी है तभी सुलझेगी जब पूरी जांच खत्म हो जाएगी। फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से अदालत में रखी गई है और वहां से पल पल का हाल अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट अंकित गुप्ता के पास। अंकित, क्या स्टेटस रिपोर्ट अभी भी पढ़ रहे हैं जज? स्टेटस रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और अखिलेश, एक महत्वपूर्ण सवाल कि सर्च और सीजर कब हुआ, यानी कि वहां पर से जो है जहां पर मृतका का पार्थिव शरीर था वहां पर से सबूत कब जुटाए गए और उस एरिया को संरक्षित कब किया? तो जवाब क्या? कपिल सिब्बल कोलकाता पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि रात 8:30 से लेकर के 11:45 बजे के बीच में। अखिलेश, ये अपने आप पे बहुत जो है तरह के सवाल खड़े करता है जांच एजेंसी के ऊपर। क्यों? घटना सुबह की है, बॉडी के वहां पर पुलिस जो पहुंच चुकी है सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे पहुंच चुकी है। उसके बाद जानकारी आपने दी है।
अभी की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर एक बड़ी खबर है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया। गठबंधन के फैसले को लेकर शाम तक इंतजार करें। शाम तक फैसला नहीं हुआ तो जारी करेंगे अपनी लिस्ट, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई है। शाम को सभी 90 सीटों पर घोषित कर देंगे प्रत्याशी। तो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का रुख अब बहुत सख्त नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि शाम तक अगर फैसला नहीं हुआ तो 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतार देगी। कहा यह जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस की तरफ से देरी की जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करें। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करें। तो सुशील गुप्ता को आपने सुना, अध्यक्ष हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के। उनका यह कहना कि हमारी तैयारी 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की है। आज शाम तक फैसला नहीं हुआ तो कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यह गठबंधन क्या होगा, यह सवाल बन गया है। कांग्रेस की तरफ से देरी के आरोप दरअसल लग रहे हैं। कांग्रेस लगातार लिस्ट निकाल रही है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। खबर यह आई थी कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दी जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। गठबंधन का मतलब ये अपने दम पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं। यह बात मनोहर लाल खट्टर ने कही। तो इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा खट्टर ने। इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। तो बीजेपी चुटकी ले रही है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके का बयान सुशील गुप्ता का सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि एक तरीके से अब वो धमकी दे रहे हैं कि भाई आज शाम तक क्लियर कर दो पिक्चर, वरना हम तो 90 के 90 उम्मीदवार लड़ाएंगे इस बार। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे और सीधे तौर पर सोर्सेज भी जो जानकारी दे रहे थे तो यही है कि आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से परेशान इस वक्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि तब 3 ही दिन करीबन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर गठबंधन करना होता तो पहले ही तैयार कर लिया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी नहीं मांग रही थी, बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर चर्चा भी नहीं थी। कुछ 2-4 सीटें ऐसी थी जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बड़े चेहरे जो हैं वो वहां पर जीत दर्ज कर सकते हैं अगर गठबंधन में चुनाव लड़े, तो उस पर चर्चा होनी थी। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अपने बागियों को, ताकि जो उनके पार्टी के जो बागी हैं वो आम आदमी पार्टी में ना शामिल हो जाएं, उनको टिकट ना दे दी जाए, उनको नुकसान ना हो, इसलिए इसको देर किया जा रहा है। लेकिन आज सीधे तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं खुलकर भी और सोर्सेज के हवाले से भी, आम आदमी पार्टी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं करने वाली है। आज लिस्ट जारी हो जाएगी। आखिरी दौर की बातचीत की बात कही जा रही है कि राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच में शायद एक बातचीत हो जिसमें कह दिया जाए कि आप गठबंधन अगर करना चाहते हैं तो आज ही अनाउंस कीजिए, वरना फिर छोड़ दीजिए। दूसरी बड़ी बात एक और अखिलेश निकल कर आ रही है कि दिल्ली को लेकर भी कांग्रेस चाहती है, अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो दिल्ली में भी कांग्रेस कुछ सीटों पर गठबंधन जरूर चाहेगी कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को सीटें देनी होंगी। तो उसको लेकर भी चर्चा मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जो चुनाव होगा तो वहां पर क्या होगा, और हरियाणा का मामला, इन दोनों के मद्देनजर ही गठबंधन का फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अभी की ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर ये एक बड़ा अपडेट है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता। उन्होंने कहा कि आज शाम तक हम इंतजार करेंगे फैसले का। और अब खबर कानपुर से है, जहां ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। जांच टीम ने 3 से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से जांच टीम पूछताछ कर रही है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की यह साजिश थी। वक्त रहते उसका पता चल गया, एक बड़ा हादसा टल गया। संदिग्धों से जांच टीम पूछताछ कर रही है। तो अभी की यह बड़ी खबर, कानपुर में जो मामला देखने को मिला था, कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की
नाकाम कोशिश। और इसी मामले में अपडेट यह है कि 3 से 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, यानी पुलिस को शक है कि इनकी इसमें भूमिका हो सकती है, इन 3-4 लोगों की। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। प्रशांत कुमार को आपने सुना, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, पुलिस के मुखिया हैं। और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। संजय, अब तक की जांच में क्या बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि 3 से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं? 3 से 4 से बढ़ करके अखिलेश की संख्या 7 पहुंच चुकी है और शिवराजपुर और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले 7 संदिग्ध लोग उठाए गए हैं। पुलिस अपने स्तर पर जो जांच पड़ताल कर रही है उसके आधार पर ये जानकारी मिली है कि इनका इस घटना से कुछ लेना देना है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चूँकि मामला हाई सेंसिटिव मामला है, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बोलने को अधिकारी तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश सोचने वाली बात यह है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, पटरी पर उतारने की कोशिश हो रही है, कभी सीमेंट के गार्डर लगा करके तो कभी सिलेंडर और विस्फोटक रख करके। आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा बरामदगी मौके पर हुई है उससे साफ तौर पर ये इशारा मिल रहा है और इशारा ही नहीं मिल रहा बल्कि ये साजिश है, षड्यंत्र है इस ट्रेन को डिरेल करने की, जिसका नाम है कालिंदी एक्सप्रेस। और कानपुर से बड़ी तादाद में यात्री इससे आवागमन करते हैं। ये ट्रेन अगर डिरेल हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में ये कोशिश की जा रही कि आखिरकार ये लोग कौन हैं जो इस तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं। आतंकी गतिविधि होने से इनकार नहीं किया सकता अखिलेश, क्योंकि जिस तरह के ये घटनाक्रम है, जिस तरह की प्लानिंग है, उससे ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि ये आतंकवादी घटना हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, गोपनीयता बरती जा रही है, इसलिए बहुत कुछ बताया नहीं जा रहा। लेकिन 7 लोगों को मौके से उठाया गया है जो शिवराजपुर और आसपास के रहने वाले हैं। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। नया चैप्टर इससे खुल रहा है। इसके पहले भी जो इस तरह की घटनाएं हुई तो अब सवाल खड़ा होगा कहीं उन सब के पीछे भी कुछ किसी तरह की कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संजय त्रिपाठी आपका। अब अगली खबर है राजस्थान से, जहां जोधपुर में निजी स्कूल वैन पलट गई है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद हादसा, 9 घायल हैं। आपको बता दें कि रणसीर पडियाल रोड पर यह हादसा हुआ है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जोधपुर में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। निजी स्कूल वैन पलटी है, 2 मासूमों की जान चली गई, 9 घायल हैं। आपको बता दें कि रणसीर पडियाल रोड है जहां पर यह हादसा हुआ, लेकिन बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2 बच्चों की इस तरीके से जान जाना हादसे में। निजी स्कूल वैन पलटी, कैसे पलट गई, बहुत बड़ा सवाल। राजस्थान के जोधपुर की घटना है। एक प्राइवेट स्कूल की यह बस थी जो कि पलट गई है, जो हादसे का शिकार हुई है। हमारे साथ इस वक्त करणपुरी जुड़ गए हैं जोधपुर से, हमारे संवाददाता करणपुरी। और क्या आपको पता चल पाया, क्या जानकारी और मिल पाई घटना को लेकर? जी मैं बता दूं कि ये फलोदी जिले में सुबह 7:30 बजे की घटना है, जब क्या है कि प्राइवेट निजी स्कूल है जहां जो अभी जुलाई में शुरू हुआ है और उसी की प्राइवेट कैंपर गाड़ी जो मालवाहिनी के रूप में उपयोग में ली जा रही थी, उसमें 11 बच्चों को ले जाया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये हालात, जिस तरह से बारिश के कारण सड़कों में गड्ढे हैं और उस कारण से जो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो पेड़ से जाके टकराई और टकराने के बाद ये हादसा हो गया। और इस हादसे के दौरान 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है। ये बहुत ही दुखद खबर है। वहीं 9 बच्चे घायल हो चुके हैं। हमने फलोदी एसपी पूजा अवाना से भी बात की थी, उन्होंने ये बताया है कि ये जो घटना हुई है इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी जो घायल है उनका उपचार जारी है। जी अखिलेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन ये बहुत ही दुखद हादसा है, 2 मासूमों की जान चली गई, 9 अभी भी घायल हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। और अब आपको कोलकाता की खबर के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब 17 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सैंपल कैसे जमा हुए हम ये भी देखेंगे। तो सुनवाई आज की ये टल गई है। अंकित, क्या अपडेट आपके पास सुप्रीम कोर्ट से?
बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि एक हफ्ते का और वक्त दिया गया है जांच एजेंसी सीबीआई को। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई कैसे जांच कर रही है हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं, और वो किस लाइन से जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जैसे भी जांच कर रही है, एक हफ्ते में हमको बताए कि अब उसकी जांच कहां तक पहुंची है, यानी कि इस कोर्ट का मोटिव क्या है। कोर्ट का मोटिव ये है एक तरह के कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, हालांकि वो आदेश में कहीं हिस्सा नहीं है, लेकिन अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से देखेगी कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। लेकिन इससे पहले अखिलेश, पिछले 5 से 10 मिनट के दौरान एक दो बड़ी चीजें सामने आई हैं, और वो क्या है? वो ये है कि कोर्ट ने जब ये पूछा कि सीजर सर्च और सीजर कब किया गया, कपिल सिब्बल जो कोलकाता पुलिस के वकील थे, उन्होंने कहा 8:30 से लेकर के 10:45 के बीच में। कोर्ट ने कहा तो इसका मतलब आपने पूरा सीसीटीवी दे दिया है। यहां पर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। क्या? जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी नहीं, करीबन 2.25 घंटे जो सर्च एंड सीजर चला है, लेकिन हमको जो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मिली है वो मिली है महज 27 मिनट की। अपने आप में एक गंभीर सवाल, अगर 2.25 घंटे तक वहां पर सर्च और सीजर चलता रहा तो सीसीटीवी फुटेज 27 मिनट की क्यों? कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ तकनीकी इन पार्ट्स, यानी कि अलग अलग छोटी छोटी क्लिप्स में वो जानकारी सीबीआई को दी गई है। लेकिन अखिलेश, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बिल्कुल तो कई सवाल पूछे गए हैं अदालत की तरफ से, और अब अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है, यानी आज की सुनवाई टल गई है। और अब खबर राजस्थान से, जहां भारी बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आपको इंदिरा मार्केट से लेकर सदर बाजार तक पानी जो भरा हुआ है, जल जमा हुआ है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये राजस्थान का 12 हिस्सा जो है वहां की तस्वीरें, उस शहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चौराहे के आसपास किस तरीके के हालात, और कई जिलों से हमें जानकारी मिल रही है बारिश की। 12 में आप देखिए सड़कों का जो हाल है। इसके अलावा एक गली की तस्वीर आप देख रहे थे, जल जमाव हो चुका है। भारी बारिश के बाद कुछ इस तरीके का मंजर हर तरफ नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश हुई है। अब बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा कोरापुट में नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। कोलाब नदी में सैलाब आने से डीगापुर के पास पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके अलावा कुल्लू से सूचना मिल रही है, बीरी नदियों का भी जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बैपारी गुडा इलाके में आप देखिए कई एकड़ फसल कैसे पानी में समा गई। कोरापुट इलाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान। उनकी पूरी फसल जलमग्न हो चुकी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जलस्तर है, ऐसे में जाहिर तौर पर लोग इधर अब नहीं जा रहे हैं। बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है यहाँ पर। और इन हालातों में लोगों को आप देख रहे हैं किस तरह से नदी पार करता हुआ एक शख्स आपको नजर आया। अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां दुर्ग में बुलडोजर एक्शन हुआ। भिलाई रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर 2.5 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। भिलाई नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। प्रशासन का बुलडोजर अवैध मजार, दुकानों और वेडिंग हॉल पर चला है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। भारी फोर्स के बीच प्रशासन ने यह कार्रवाई की। तो जो वहां पर एनक्रोचमेंट था, अवैध निर्माण था, आप देखिए उसे किस तरीके से हटाया गया। तो अवैध निर्माण को किस तरीके से ढहा दिया गया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी की एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बाइक सवार से मिले हैं 499 जिंदा कारतूस। 10 बैग में जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप। बाइक सवार कारतूस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस जांच में चोरी की निकली है बाइक। रंगदारी मामले में कारतूस सप्लाई का शक है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन 500 इनकी संख्या, 499 आप सोच रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई है। सवाल यह कि यह जिंदा कारतूस लेकर यह शख्स कहां जा रहा था, कौन है। 10 बैग इसके पास से बरामद किए गए, जिनमें से
इन कारतूसों की बरामदगी हुई है। बहुत भारी संख्या में जिंदा कारतूस मिले हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। सवाल यह कि 499 कारतूस लेकर यह शख्स कहां जा रहा था, किसे इसे देना था, यह कौन है। बाइक पर सवार होकर यह जा रहा था और जैसे ही वहां पुलिस पहुंची वो फरार हो गया। क्या राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी? जी हां, दिल्ली पुलिस ने मोती नगर इलाके में शनिवार रात को एक बाइक से जिंदा करीब 500 कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल शनिवार रात को इसी मोती नगर इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार को शक होने पर रोका, लेकिन जो बाइक सवार था बाइक को छोड़कर भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने जब बाइक की जांच करी तो उसके अंदर 10 डब्बे थे और इन 10 डब्बों के अंदर 499 कारतूस थे। आखिरकार ये जिंदा कारतूस कहां पर किसको सप्लाई किए जा रहे थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था या किसी गैंगस्टर्स को इन कारतूस को सप्लाई किया जाना था? पश्चिमी दिल्ली में हाल ही में कई रंगदारी की जो वारदातें हैं वो भी सामने आई हैं। तिहाड़ जेल में बंद जो बड़े गैंगस्टर्स हैं अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी वसूल कर रहे हैं और जो रंगदारी नहीं देता उनके घर ऑफिस के बाहर जो गुर्गे हैं वो गोलियां चलाते हैं। हाल ही में जो सीमापुरी थाना इलाका है वहां पर भी एक नाइट क्लब के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का शक है कि किसी बड़े गैंगस्टर्स को भी इन कारतूस की सप्लाई किया जा सकता था। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे किसी बड़ी आतंकी साजिश हो? ऐसे कई एंगल हैं जिनकी जांच की जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी इस मामले की अब जांच में लोकल पुलिस के साथ पैरेलली जुड़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ है, जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आ रही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था फिलहाल बेहद खराब है और बदमाशों के हौसले बुलंद है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देश की राजधानी है दिल्ली और यहां पर अगर 499 बुलेट इस तरीके से मिले जिंदा कारतूस तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तफ्तीश के बाद पता चल पाएगा आखिर मामला है क्या।